वो एकदम स्पष्ट थे कि राहुल गांधी पर किताब नहीं आ सकती है, और मैं एकदम स्पष्ट था कि मुझे इस किताब के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं चुकाऊंगा। पूरी मेरी जो यात्रा इस किताब को लेकर के रही, या जो जिसका अभी पिछले दिनों एक ऐसे वातावरण का मुझे सामना करना पड़ा जिसके बारे में हम सबको कुछ ना कुछ अंदाजा था। आप जैसे लोग जो स्कॉलर हैं, जो मीडिया पर नज़दीक से देखते हैं, काम करते हैं, और उसकी आज़ादी, उसके न्यूज़ रूम की बदलती हुई संस्कृति पर लगातार बात करते रहे हैं। आगजा का काम दूसरी जगहों पर, दूसरी संस्थाओं में महत्वपूर्ण होता है। पत्रकार का काम तो डिबेट करना है, सवाल करना है, अपनी खबरों के लिए विमर्श करना है। तो एक अर्थ में ये जो मेरी किताब है, ये न्यूज़ रूम का प्रायश्चित है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी कि 2022 में हिंदुस्तान में जो लीज़ के समझौते हुए हैं, लीज़ मतलब कि कंपनी आप एक तय समय के लिए किराए पर ले लेते हैं। नेटवर्क 18 का ऑफिस हिंदुस्तान के तीसरा सबसे बड़ा लीज समझौता है। राहुल गांधी के नाम से इतना डर, ये विरोधाभास इसलिए भी है क्योंकि यही सब कंपनियों के लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई जानना नहीं चाहता, राहुल गांधी को कोई सुनना नहीं चाहता। कंपनी ने मेरे खिलाफ सर एक नोटिस भी जारी किया। रातों रात देखिए मुझे कंपनी ने कितना बड़ा व्यक्ति बना दिया ना। एक लीगल स्टेटमेंट कंपनी ने मेरे खिलाफ जारी किया ट्विटर पर, तो उससे और लोग जान गए। उसमें उन्होंने लिखा कि दयाशंकर मिश्र अपनी किताब बेचने के लिए ये सब कर रहे हैं। सर मुझे बताइए, हिंदुस्तान में कितनी किताबें बिकती हैं? लेखकों की हिंदुस्तान में क्या स्थिति है, ये किसी मुझे से पता है। कोई भी खबर आती है, हमको एक लाइन का स्टेटमेंट आ जाता है कि प्लीज स्टे अवे, आप इससे दूर रहिए। अखबारों को या टीवी चैनल को, किसी को तो मुझे भी डिबेट के लिए बुलाना चाहिए ना, जो ये डिबेट को ललकारते रहते हैं, तो इनको पूछना चाहिए था कि आपको कैसे निकाल दिया गया, क्या किताब लिख रहे हैं आप। हमारे साथ बहुत, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इतने बड़े भव्य मीडिया हाउस है, वहां किताबों पर बड़े बड़े लोग रात दिन उत्सव कर रहे हैं, लेकिन उसी नोएडा में रहने वाला एक पत्रकार, एक लेखक, उसकी कोई बात नहीं है कि आखिर क्या ऐसा हो गया। हम सब जानते हैं कि नौकरियां कितने मुश्किल दौर में है मीडिया में। ये जो हिंदी मीडिया है, ये हिंदू मीडिया है। अब इसमें करेक्शन कर लीजिए, अब इसमें से हिंदी शब्द हटा दीजिए। ये जो मीडिया है, ये हिंदू मीडिया है, ये उसी हिसाब से सोचता है। एक खास तरह की हिंदू मीडिया, खास तरह के हिंदू। और मेरी जो अपनी जर्नलिज्म की समझ है, वो ये कहती है कि सत्तावाद लोकतंत्र नहीं है, सत्ता लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और एक अर्थ में विपक्ष और मीडिया एक तरफ है और सत्ता एक तरफ है। आजकल तो आप जानते हैं कि हर कंपनी में उनको लेकर तरह तरह के विशेषज्ञ हैं। तो कई लोग हमारे यहाँ पर हैं जो केवल अपनी कंपनी, कई ऐसे भी विशेषज्ञ हैं, मेरी बात ध्यान दें जो हमको सुन रहे हैं, जो केवल हमारे यहाँ नहीं लिखते हैं, दूसरे अखबारों में भी लिखते हैं प्रधानमंत्री पर। तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री पर विशेषज्ञता का नेटवर्क 18 कितना बड़ा केंद्र है कि उसके संपादक अपने यहाँ वीडियोस करते हैं, लिखते हैं, और दूसरे अखबारों में, हिंदी के सबसे बड़े अखबारों में से एक, उसके यहाँ कॉलम लिखते हैं। किताब में 10 साल की हर उस घटना का जिक्र है जिसने हिंदुस्तान को न केवल प्रभावित किया है, बल्कि उन सभी घटनाओं का जिक्र है जिनसे ये पता चलता है कि कैसे हमारे संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, कैसे असहिष्णुता हमको प्रभावित कर रही है, उसकी चर्चा है, कैसे सिंगोल, और कैसे हम देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ हमारे इस संविधान को, जो मेरे ख्याल में दुनिया, हमारे हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत किताब है, और मेरे लिए ये सब सर्वोच्च किताब है। और सच पूछिए तो इसी से शक्ति लेकर के हम किताब लिखते हैं या जर्नलिस्ट अपना काम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात रतन जी यहाँ कही गई मुझसे, और वो ये कही गई कि आपकी न्यूट्रलिटी पर सवाल है, आपकी निष्पक्षता पर सवाल है। तो मैंने कहा कि राहुल गांधी पर किताब लिखने से निष्पक्षता पर प्रश्न उठता है, और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी पर किताब लिखने पर कैसे निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि सवाल तो दोनों को ही उठना चाहिए। ये किताब लोकतंत्र में विपक्ष की, उनकी भूमिका पर बात करती है, उसकी उस पर एक क्रिटिकल नजरिया रखती है कि कहां कहां जब सत्ता एकदम से
अपने सारे मूल्यों को ठुकरा देती है और सत्तावादी रवैया अपना लेती है। जैसा हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल को हम लोगों ने कब से हम देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं और हमें लगता था कि अरे ये क्या बात है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में हम महसूस करते हैं कि हम जॉर्ज ऑरवेल के उस उपन्यास 1984 की तरफ बढ़ रहे हैं। इस किताब में उन तमाम खतरों पर बात है। सबसे ज़्यादा ज़ोर उन सभी बातों पर है जो हमारे समाज में सांप्रदायिकता को लगातार बढ़ा रहे हैं। मैं सुबह 9 बजे की मीटिंग में हूँ रतन जी। मैं संपादक था वहाँ, और भी संपादकों की बैठक होती है। वो 9 बजे की मीटिंग एकदम बिल्कुल सामान्य तरीके से बीतती है। हमारे यहाँ चलन ये था कि उस मीटिंग के बाद हम लोग ऑफिस जाते हैं। कोरोना के बाद ये व्यवस्था हुई। जी। अब जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ और रास्ते में हूँ, सबको ये पता होता है लगभग कि आप जब निकलेंगे तो कितने से कितने बजे ऑफिस पहुंचेंगे। उस दौरान लगातार सारे जो ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से आजकल डिजिटल कंपनियां, टेलीविजन कंपनियां चलती हैं। हमारी कंपनी एक बड़ी देश की मशहूर टेलीविजन कंपनी है। तो रास्ते में होते होते ही वो सारे ग्रुपों से मुझे हटा दिया जाता है। मुझसे कोई बात अच्छा। नहीं। हाँ, एकदम जैसे मुझे लगा कि जेम्स बॉन्ड की कोई फिल्म हम देख रहे हो, जिसमें इतना रहस्य, रोमांच, थ्रिल। 2 अधिकारी मेरे पास आते हैं जो एचआर से हैं और वो मुझे कहते हैं कि आप मीटिंग रूम में चलिए। मेरा लैपटॉप वहीं रखा रहता है, मैं सहज ही चला जाता हूँ और तब तक मेरा कोई लैपटॉप भी ले जाता है। यहाँ ये ध्यान देना ज़रूरी है कि कल भविष्य में हो सकता है मेरे लैपटॉप में कोई स्टोरी ऐसी रही हो, क्योंकि स्टोरीज़ पर जब हम काम करते हैं, तो हम मैनेजमेंट से पूछ कर तो कोई काम होता नहीं है, या उसमें कोई तस्वीर है, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है प्रोफ़ेशनली। वो मुझे एक तरीके से मेरा लैपटॉप सीज़ कर लिया गया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ ताकि रहे हमारे सबके ज़ेहन में। तो ये बड़े रहस्य की बात है। अब मुझे इतना वक़्त नहीं मिला किसी वकील के पास जाने के लिए। वो नोटिस मुझे 3-4 बार भेजा गया। अब मुझे किसी कानूनी व्यक्ति से समझना पड़ेगा कि एक ही नोटिस 4 बार भेजने का अर्थ क्या है? जिसमें लिखा है कि कंपनी मेरा 3 महीने का वेतन नहीं दे रही है। क्योंकि कंपनी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात उस दिन की हुई। मुझसे उस दिन के बाद कोई संपर्क नहीं किया गया। मैंने पूछा कि मेरा जो पीएफ है, मेरी जो ग्रेच्युटी है, मेरी जो बाकी चीज़ें हैं, उन्होंने कहा कंपनी का बोर्ड उस पर विचार करेगा, कंपनी उस पर विचार करेगी। मैंने कहा आप मुझे लिखित में दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अभी हम आपसे इसके बाद कोई बात नहीं करते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी कि 2022 में हिंदुस्तान में जो लीज़ के समझौते हुए हैं, लीज़ मतलब कि कंपनी आप एक तय समय के लिए किराए पर ले लेते हैं। नेटवर्क 18 का ऑफिस हिंदुस्तान के तीसरा सबसे बड़ा लीज़ समझौता है। राहुल गांधी के नाम से इतना डर? ये विरोधाभास इसलिए भी है क्योंकि यही सब कंपनियों के लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई जानना नहीं चाहता, राहुल गांधी को कोई सुनना नहीं चाहता। कंपनी ने मेरे खिलाफ सर एक नोटिस भी जारी किया। रातों रात देखिए मुझे कंपनी ने कितना बड़ा व्यक्ति बना दिया ना। एक लीगल स्टेटमेंट कंपनी ने मेरे खिलाफ जारी किया ट्विटर पर, तो उससे और लोग जान गए। उसमें उन्होंने लिखा कि दयाशंकर मिश्र अपनी किताब बेचने के लिए ये सब कर रहे हैं। सर मुझे बताइए हिंदुस्तान में कितनी किताबें बिकती हैं? लेखकों की हिंदुस्तान में क्या स्थिति है, ये किसी से मुझे पता है। गांधी को डस्टबिन पर देखना। मुझे लगता है गांधी को सफाई तक सीमित करने की इतनी बड़ी साजिश है कि आने वाले 10-20 साल में सब लोगों के दिमाग में केवल इतना ही भर दो कि गांधी एक सफाई आंदोलन थे, सफाई के प्रणेता थे। मैं अपने दर्शकों, पाठकों को बताना चाहूंगा कि सावरकर का तो सफाई पर बहुत ज्यादा जोर था। तो मुझे लगता है सफाई के लिए अगर कोई ज्यादा व्यक्ति प्रबुद्ध होता है, या ज्यादा व्यक्ति, माफ कीजिएगा, ज्यादा व्यक्ति सही होता, तो वो सावरकर की तस्वीरें हमें डस्टबिन में इतने सफाई पर जोर देते हैं। हमारे ऑफिसों में एक जगह होती है, सभी जगह मीडिया में ज्यादातर, जहां जब आप बाहर से आए ना तो अपना कोई कपड़ा या हेलमेट वगैरह एक ऐसे खाने बने रहते हैं, किताबों के सेल्फ जैसे जैसे आपके और हमारे घर में ये दिख रहा है, मेरे यहाँ भी, आपके यहाँ भी। तो वहां पे जाके वो कपड़ा रख दिया जाता है, कोट रख दिया जाता है, हेलमेट रख दिया जाता है। वो चाहते थे कि दिमाग भी रख दो यहाँ। एकदम। और ज्यादातर लोगों ने वो दिमाग वहां रख दिए हैं। मेरे पास बिल्कुल साफ चॉइस है कि मैं किसी दिन हार्ट अटैक से मर जाऊं या किताब लिखकर सत्ता का प्रतिवाद सहते हुए मर जाऊं या कष्टों में जीऊं, लेकिन मैं हार्ट अटैक नहीं चुन सकता।